सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 में लेसन नंबर जो 4 है आपका, संस्थाओं का कामकाज। किसी भी देश को, किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए संस्थाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सरकार को कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इन व्यवस्थाओं के लिए संस्थाएं होती है। किसी भी देश संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्य के बुनियादी नियमों का वर्णन 3 संस्थाएं करती है। वो 3 संस्थाएं हैं। पहली है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों संस्थाएं होती है। संस्थाओं के साथ साथ कायदे और कानून भी जुड़े रहते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंधे रहते हैं। नेताएं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते हैं। जो कानून में लिखा है, जो संविधान में है, उसी के अनुसार नेताओं को काम करना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकारों को संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जहां भी किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उन सभी को संस्थाओं की आवश्यकता होती है ताकि निर्णय सही लिया जा सके। इसलिए इन संस्थाओं की जरूरत होती है। कोई भी लोकतांत्रिक तभी ठीक से काम कर सकता है, कोई भी लोकतांत्रिक देश तभी ठीक से काम कर सकता है जब ये संस्थाएं अपने काम अच्छी तरह से करती है। जब जाके देश आगे बढ़ पाएगा। संस्थाओं से काम में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ सामान्य रूटीन का काम होता है। संस्थाओं के कामकाज के इन तरीकों से कुछ परेशानियां भी होती है, थोड़ा सा वक्त भी लगता है, लेकिन ये स्थिति कई मायनों में उपयोगी होती है। जैसे देखो, किसी भी निर्णय लेने से पहले अनेक लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता है और विचार विमर्श करने का अवसर भी मिल जाता है। लंबी बात करें, लंबी बैठकें करें तो उनका भी समय मिल जाता है। संस्थाएं निर्णय लेने की देरी करती है तथा बुरा निर्णय भी जल्दी से ले पाने में मुश्किल बना लेती है। व्यवस्थापिका जो है आपकी पहली जो संस्था, उसमें देखो आप संसद। पहला क्या है इसमें? संसद। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं? विधानसभा। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। जिसे अपने यहाँ संसद कहते हैं और देशों में कुछ अलग भी हो सकता है, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। तो अपने यहाँ निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उन सभा को कहते हैं संसद, और जो राज्य स्तर पर होती है उसे कहते हैं विधानसभा। संसद के क्या क्या अधिकार होते हैं वो देखिए। संसद जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, यथा कानून का निर्माण। पहला क्या है? कानून का निर्माण। सबसे मेन जो काम है कानून का निर्माण। सरकार पर नियंत्रण, विचार विमर्श का सर्वोच्च मंच है संसद। तो क्या क्या काम हुए? एक तो है, पहला तो है कानून का निर्माण, दूसरा है सरकार पर नियंत्रण, तीसरा है वित्त मंत्रालय उस पर नियंत्रण, और जो विचार विमर्श का सर्वोच्च मंच। संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। देखिए कौन कौन से होते हैं। संसद के 2 सदन।
पहला है लोकसभा और जो दूसरा है वो है राज्यसभा। ये दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन होते हैं। अधिकांश बड़े बड़े देशों में संसद के दो सदन होते हैं। पहले सदन जिसे निम्न सदन कहा जाता है, जो पहला सदन जो ये है इसको निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। और इसको कहा जाता है उच्च सदन। उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहते हैं। पहले जिसे हम निम्न सदन कहा जाता है, ये सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जो लोकसभा में है सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे सदन में उच्च सदन के सदस्यों के परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका काम विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों और संघीय इकाइयों के हितों में निगरानी करना होता है। भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का हिस्सा है, इसलिए संसद के निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लागू होता है। अगर अपन कोई भी बिल पारित करते हैं या कोई भी बिल पास करवाते हैं तो दोनों सदनों के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो कानून लागू हो पाता है लोकतांत्रिक देशों में। लोकसभा और राज्यसभा, हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। कौन कौन से हैं वो देखो। सामान्य कानून के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो अंतिम निर्णय अधिवेशन बुला के फिर उसमें निर्णय लिया जाता है। और लोकसभा की अधिक संख्या होने के कारण इस बैठक में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वहां जो संख्या होती है सदस्यों की 545 वो ज्यादा होती है, इसलिए लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा इसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। 14 दिनों की मोहलत रहती है केवल उसको, राज्यसभा को, और 14 दिनों में उसको कर सकती है। लोकसभा ही मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और लोकसभा जो है वही मंत्रिपरिषद को निर्णय नियंत्रित करती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा अपना वो है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। दूसरा जो है अपना जो दूसरी संस्था है वो है कार्यपालिका। पहली तो थी अपनी व्यवस्थापिका, अब है कार्यपालिका। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। जो अधिकारी होते हैं अपने प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो रोज फैसले लेते हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका का रूप माना जाता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को कार्य रूप देती है। जो कार्यपालिका है वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनको कार्य रूप देती है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। इसी के दो भाग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और एक है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका देखो,
जनता द्वारा काश अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को अर्थात मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका करते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित जो अस्थायी रहती है, जनता द्वारा काश अवधि के लिए, जैसे अपन आते हैं ना 5 साल में, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, तो उसमें जनता द्वारा काश अवधि के लिए निर्वाचित अर्थात मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका करते हैं। स्थायी कार्यपालिका देखो, वे अधिकारीगण जो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। इसमें तो क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें काश अवधि के लिए आता है, जैसे हर 5 साल में बदलना है, तो वो तो है राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में होते हैं जो अधिकारी जो गण है वो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और मंत्रियों को फैसले लेने में सहयोग करते हैं। वो जो ये जो यहाँ से जो मंत्री आते हैं उनका जो फैसले लेते हैं उनके लिए ये सहयोग करते हैं। स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा प्रभावशाली होती है। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका पर ज्यादा प्रभावी होती है और ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। ये जो यहाँ जो सदस्य रहते हैं वो इन पे भारी होते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनका दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। अब देखो आप, प्रधानमंत्री, इसके बारे में बात करेंगे अपन, प्रधानमंत्री के बारे में, इसी में आगे देखो प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। एक अपने आप में भारत में प्रधानमंत्री जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वो लोकसभा में विश्वास पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधान की सलाह से राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री पद के लिए 6 माह के अंदर अंदर संसद में सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री परिषद देखिए आप, इसी के आगे जो कड़ी है वो है मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही चलते हैं सारा काम भी, मंत्रिमंडल गठन करना को क्या करना, सभी इसी के ऊपर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे काम इस मंत्री परिषद में होते हैं। इसी में बनाए जाते हैं वो सारे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, सब इसी में होते हैं, इसी के अंग हैं। चूंकि मंत्री परिषद की नियमित बैठक होना आवश्यक है, इसलिए निर्णय कैबिनेट की बैठकों में ही लिया जाता है। जो निर्णय होते हैं, बड़े बड़े निर्णय, वो कैबिनेट की जो बैठकें होती है उसी में लिया जाता है। कोई भी मंत्री कैबिनेट के किसी भी निर्णय को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। ये भी उसमें हाथ बंधे होते हैं उनके। कोई भी मंत्री कैबिनेट के किसी निर्णय की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। टीम के रूप में कैबिनेट के फैसले को क्रियान्वित करने के लिए कैबिनेट की मदद सचिवालय करता है। अब देखिए आप, प्रधानमंत्री के अधिकार, कौन कौन से अधिकार जो होते हैं प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पास अधिकार देखिए आगे। भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, ये मैंने पहले बोली लाइन। अब देखिए उसके अधिकार कौन कौन से। पहला अधिकार है प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहला अधिकार क्या है उसका? प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये पहला अधिकार। दूसरा है वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
कैबिनेट की जो बैठकें होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, उनकी वो अध्यक्षता करता है। दूसरा अधिकार ये है उसका। तीसरा है विभिन्न विभागों के कार्य और समन्वय पर भी नियंत्रण करता है। जो विभिन्न विभाग होते हैं और भी जो कार्य होता है उन सब पे भी वो नियंत्रित रखता है। वो मंत्रियों के काम का वितरण और पुनः वितरण भी करता है। वो मंत्रियों के जो काम है उनको भी वो अलग अलग भागों में बांटते हैं। वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। उसके पद छोड़ने पर पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। ये उसके 6 अधिकार है। पहला अधिकार है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, दोबारा सुनिए आप। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा है विभिन्न विभागों के कार्यों और समन्वय पर नियंत्रण करता है। चौथा है वो विभिन्न मंत्रियों को कामों को वितरण करता है, बांटते हैं उनमें। वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। और प्रधानमंत्री के पद छोड़ने पर सारा पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। ये प्रधानमंत्री के 6 अधिकार हैं। उसके बाद देखिए आप राष्ट्रपति, इसी में आगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है, पूरे राष्ट्र का मालिक होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान है। केवल नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान है। ये सब कार्यपालिका में चल रहे हैं भी, ये सब कार्यपालिका के अंग है। उसके बाद देखिए आप, राष्ट्रपति को संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद और राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। जितनी भी सरकारी गतिविधियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले भी उसी के नाम से जारी होते हैं। जितने भी फैसले होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां उसी के नाम पर होती है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। इतने बड़े बड़े अधिकार होते हैं। उसके बाद देखो क्या क्या है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो अपने न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों और चुनाव आयुक्तों और राजदूतों आदि को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इतने बड़े बड़े फैसले वो ले सकते हैं। भारत की रक्षा बलों और सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सेनापति होता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से ही ले सकता है। ये जितने भी हैं बड़े बड़े जो काम हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह के बिना नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। अब आगे जो टॉपिक है अपना वो है न्यायपालिका। आगे देखिए अब आप, आगे देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक आएगा अपना न्यायपालिका। कौन सा आएगा? न्यायपालिका। इसी को हम अगली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे न्यायपालिका। और इसके पहले जो अपन ने पढ़े, इसके जो अंग, संस्थाओं के कामकाज और संस्थाएं जो है अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और अब हम अगली जो वीडियो है उसमें न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो जो भी आज जो इस वीडियो में पढ़ाया गया है उसको घर पे पढ़े। धन्यवाद।